मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस पसोपेश में है कि आखिर किसको उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि खंडवा से अरुण यादव चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। अब तक चुनाव प्रचार कर रहे अरुण यादव ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया? नमस्कार, डीएनएन एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। आज बात होगी अरुण यादव के फैसले की। उठाएंगे सवाल कि क्या अरुण यादव अपनों के ही जाल में फंस गए हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि अरुण यादव का यहां से टिकट तय माना जा रहा था, लेकिन दावेदारी वापस लेने के बाद अब कांग्रेस यहां से किसे उम्मीदवार बनाती है देखना होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अरुण यादव ने अपनी दावेदारी वापस क्यों ले ली है? क्या अरुण यादव को यहां से चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा था, या फिर अरुण विरोधियों के बनाए जाल में फंस गए थे? ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के साथ ये दिक्कतें हो रही हों, यहां भाजपा में भी पसोपेश की स्थितियां निर्मित होने लगी हैं। जोबट से कांग्रेस की पूर्व मंत्री सुलोचना रावत भाजपा में शामिल हो गई हैं, तो वहां पर भी कार्यकर्ताओं का विरोध शुरू हो गया है। बाकी के अन्य 2 विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, कैसे टिकट का वितरण होगा? जिस तरीके से जितना आसान उपचुनाव समझा जा रहा था, उतना ही उलझता हुआ टिकट के मामले में तो कम से कम पार्टियों के लिए नजर आ रहा है। सवाल उठाएंगे, चर्चा करेंगे, तो चर्चा होगी इसी पर। और हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी है, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ कांग्रेस से योगेश यादव जी, हमारे साथ भाजपा से सनवर पटेल जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश जी आपसे ही, बात दुश्मनी की हो रही है, बात खंजरों की हो रही है, तो ये क्या लगता है कि अपनों के सितम का नतीजा है अरुण यादव का टिकट से ना लेने का बात करना, या फिर अपनी दावेदारी की छोड़ने की बात करना? बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि अरुण यादव जी का टिकट या उन्होंने इनकार किया है। कोई बात है तो आपसी पार्टी में बैठकर अभी संप्रेषण बाकी है, एक दूसरे के प्रति बातचीत चल रही है, और अभी ये इसको अंतिम परिणाम नहीं कह सकते आप। बहुत सारे माने होते हैं, कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो अभी 8 तारीख तक चूंकि नामांकन की लास्ट डेट है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कमेंट करने लग जाते हैं। अरुण यादव जी से उनकी प्रति क्या चिंता है या क्या भय है, जिसको फोबिया कहेंगे हम, कांग्रेस फोबिया है, इन लोगों पर बहुत जल्दी विचार अपने प्रकट करने। अभी आप देखिए, और आप अपने आंतरिक झगड़े को, खंडवा से मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप बताइए कि आप कृष्ण मुरारी मोघे जी को टिकट दे रहे हैं या हर्षवर्धन जी को दे रहे हैं? आप वहां पर अर्चना चिटनिस जी को टिकट दे रहे हैं या अन्य कोई नया नाम लेकर आ रहे हैं? जब आपके आपस में ही जितना ज्यादा द्वेष है, आपस में ही आपके अंदर एक तरीके से आंतरिक विद्रोह को देखिए, कांग्रेस का जो उम्मीदवार आएगा वो आ जाएगा। इससे एक बात भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता प्रकट होती है, वो ये प्रकट होती है कि ये बात स्पष्ट है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। उसको इस बात का सिग्नल मिल चुका है कि 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा चुनाव पे हारने जा रहे हैं। इसलिए वो, मैं बता, जितने अपडेट हम नहीं रहते उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता कि अभी क्या हुआ। भाई अरुण यादव जी ने आज इंदौर में अभी बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तीनों जगह जीतेगी और लोकसभा भी जीतेगी, तो विधानसभा जीतेगी। तो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के अरुण यादव जी एक खानदानी व्यक्तित्व के धनी है, और उस व्यक्तित्व का पालन करते हुए वो खानदानी परंपरा, जो कांग्रेस के प्रति निष्ठ और समर्पित परंपरा है, उसका निर्वाह करेंगे। और यहाँ कोई विद्वेष नहीं है, चाहे वो सुरेंद्र सिंह सेरा जी हो या अन्य कोई नेता हो। कांग्रेस में टिकट मांगने का सभी को अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला हमारा हाईकमान होता है। सोनिया जी को पत्र यदि लिखा है तो सोनिया जी के प्रति उनका जो लाड़ है वो उनको माँ के मानिंद मानते हैं, उनका वात्सल्य माँ की तरह है। सोनिया जी के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा है। तो एक माँ को यदि कोई दर्द भी है, कोई छोटी मोटा कम्युनिकेशन गैप है, जो खंजरों की बात चल रही है, तो वो अपने परिवार में हम अपनी माँ से शेयर कर सकते हैं। ऐसा अरुण यादव जी ने कहा है।
इसको आप अंतिम परिणाम ना माने महेंद्र। नहीं, हम अंतिम परिणाम नहीं मान रहे हैं, हम तो सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ रहे थे। दूसरा सवाल इसी के इर्द गिर्द पूछते हैं कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि खंजरों की बात कर रहे हैं तो हम मां से शिकायत करेंगे, तो घर में जब खंजरों तक बात आ जाए तब फिर क्या माना जाए? नहीं, आप इसको कैसे कह सकते हैं महेंद्र जी कि ये इशारा सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के प्रति है? भारतीय जनता पार्टी के लोग आपने ही बोला कि खंजरों की बात हो रही है, अभी आपने बोला, बस उसी बिल्कुल से बिल्कुल मैं उसी आधार पर कहता हूं कि चाहे अपना हो चाहे पराया हो, खंजर लेकर आदमी चलता है और राजनीति में कूटनीतियां जारी रहती हैं। राजनीति को हम बहुत पवित्र या बहुत सद्भाव का खेल नहीं कह सकते। राजनीति में तो 64 की चालें चला करती हैं और अरुण यादव जी एक सर्वमान्य नेता है। योगेश जी, आप बड़े साफ गोई से बात रखते हैं अपनी, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये बिल्कुल माना जाएगा कि कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है वर्तमान में वो ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, समुद्र मंथन होता है तो उसमें अमृत भी निकलता है और विष भी होता है, तो विषपान भी होता है। तो समुद्र मंथन है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है। कांग्रेस की अपनी नीति रीतियां हैं और इतनी बड़ी पार्टी के साथ लेकिन शहादत की ओर वही नेता क्यों जा रहे हैं? चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे वो सुरेश पचौरी हो, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो, चाहे अरुण यादव हो, ऐसे उदाहरण क्यों आते हैं कि इन्हीं के बीच में कंट्रोवर्सी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कांग्रेस में? नहीं, देखिए, इनको शहादत नहीं माना जाना चाहिए। आप जितने भी नहीं, शहादत की ओर ले जाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन उनको सभी हमारे नेताओं को अच्छा मान है। ये पार्टी के स्तंभ है, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे राहुल सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, इनका एक कद है और इस कद पर ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता है, स्थापित नेता है और कांग्रेस की नीति रीति से ये कभी अलग नहीं है, विलग नहीं है। खानदानी परंपरा के निर्वाह करने वाले नेता हैं हमारे और आने वाला टाइम भी यही रहेगा कि यही सब लोग कांग्रेस को चलेंगे। कांग्रेस के कमलनाथ काफी समय ले लिया आपका, आप सनवर जी के पास चलते। सनवर जी, योगेश जी ने बड़े सलीके से, सादगी से, स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है जो हो रहा है और बताया भी कि भाजपा को खुश होने की जरूरत नहीं है। सवाल भी पूछा है आपसे, आप क्या करेंगे खंडवा में? देखिए महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं योगेश जी की साफ गोई का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये कहा कि हमारे सब कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ तो कांग्रेस इतने दम और घमंड में होती है कि उनके मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह चले जाते हैं, वो कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, उनको कोई चिंता नहीं। कपिल सिब्बल कह देते हैं, उनको कोई चिंता नहीं। गुलाम नबी आजाद कह देते हैं, कोई चिंता नहीं। अमरेंद्र जी, सिद्धू साहब के चक्कर में अमरेंद्र जी चले जाते हैं, अमरेंद्र सिंह कैप्टन साहब के चक्कर में सिद्धू साहब चले जाते हैं, उनको कोई चिंता नहीं। कम से कम किसी ने ये माना, वो कार्य हमारे वक्ता है कि कुछ है। फिर दूसरा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके तरह के लोगों की, आपके नेतृत्व को जरूरत है जो ये माने कि कांग्रेस में यह चिंतन का समय है, मंथन का समय है। और आपने जो कहा मंथन, तो मान लिया कि आप समुद्र मंथन की आप बात कर रहे हैं, पर यह कांग्रेस में तो भूचाल आया हुआ है। यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। दिग्विजय सिंह को कमलनाथ पर भरोसा नहीं है, कमलनाथ जी को अरुण यादव जी पर भरोसा नहीं है, अरुण यादव जी को इनके भरोसे रहते हैं। और अगर दिग्विजय सिंह जी ट्वीट कर देते हैं तो परिणाम क्या होता है आप हमारे सामने है। तो ये अंतिम परिणाम की भी एक इन्होंने बात कही। मैं योगेश जी को बताना चाहता हूं कि अंतिम परिणाम नहीं, कांग्रेस में अंतिम है। जब तक समाप्ति हो रही है, मंथन करेंगे नहीं करेंगे, ये समाप्ति की हो जाती है कांग्रेस। और यादव जैसे नेता के लिए हमको ये इसलिए बोलना पड़ रहा है। उन्होंने एक और बात कही कि हम उनकी बात क्यों करते हैं, हमारे नेता उनकी बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, वो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं और निमाड़ के कद्दावर नेता सुभाष यादव जी पुत्र हैं। वो पूरे प्रदेश के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सनवर जी। तो इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। साहब, आप उनका कैसा कर रहे हो इतने बड़े नेता के साथ, तो बाकी के साथ क्या करोगे आप? बाकी सब पीछे तो भाजपा बची है। ठीक बात। कांग्रेस के नेता योगेश जी ये कर रहे हैं कि उनको अपने दम, अपने घमंड में उनको किसी चिंता नहीं है, वहां बाकी की चिंता है। वहां पर ये चिंता है कि मेरा खेमा कैसे मत हो
और आप लोग तो अनवर जी, आप लोग तो एंड टाइम पर जो है बाउंड्री लाइन के बाहर एक बॉल फेंक देते हो, जोबट से उठाई, और पूरे सियासत में कुछ ना कुछ चर्चाओं का दौर शुरू कर देते हो। योगेश जी, हमारे यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाह रहा है, तो 18 करोड़ 10 तो भारतीय जनता पार्टी खुद के, उसके अलावा ये 135 लेकिन उपचुनाव के ठीक पहले ही क्यों चाहते हैं वो काम करना, सवाल तो ये उठता है। 135 करोड़ का देश महेंद्र जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रीति नीति के साथ काम करना चाहता है, कार्यकर्ता बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, तो इसके अलावा विचार के साथ काम करना लोगों को। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है सनवर जी, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। राजेश जौहरी जी, आपके पास आते हैं। सिनेरियो आप देख ही रहे हैं, उपचुनाव की गर्माहट कितनी तेज हो गई है कि अब उठापटक शुरू हो गई। जितना आसान हम पहले देखते थे राजेश जी, ऐसा नहीं लग रहा है। अब दोनों ही पार्टियों में एक टिकट भले ही पृथ्वीपुर का तय हो गया हो, कांग्रेस का, लेकिन ये समझ में आता है कि अभी दोनों ही दल बाकी के टिकट तय करने में बड़ी गहमा गहमी समझ में आ रही है। देखिए महेंद्र जी, इसमें आप देखिएगा कि अभी 8 तारीख को समय है, आज 4 तारीख हुई है, अभी 3 दिन बीच में है, और इस 3 दिनों में काफी कुछ होगा, दोनों पार्टियों में काफी कुछ होगा। लेकिन जहां तक बात अरुण यादव जी की है, तो इसमें जैसे योगेश भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। एक सहकारिता के रथ पर सवार होकर सुभाष यादव जी ने पूरे प्रदेश में एक सहकारिता का जबरदस्त चेहरा बने थे, और वहीं से उनकी राजनीति शुरू हुई थी, और निमाड़ में तो कम से कम उस परिवार की बहुत जबरदस्त इमेज है। देखिए, हम इस पे नहीं जाएंगे कि फिर कोई कहेगा, अभी पटेल साहब कहेंगे कि वो 2.5 लाख से क्यों हारे। चुनाव हारना या जीतना एक अलग बात होती है, लेकिन उनकी उस परिवार की इमेज बहुत जबरदस्त है। तो कांग्रेस के लिए उनको साथ रखना बहुत जरूरी है। और देखिए, कोई भी राजनीति में ये नहीं कहेगा, आदमी टिकट के लिए मना भी कर दिया उन्होंने, फिर भी ये थोड़ी कहेगा मैं पार्टी को हरवाऊंगा, लेकिन उसके मन में क्या है ये वही जानता है अच्छे तरीके से, ना योगेश भाई जानते हैं। पीड़ा तो बहुत समझ में आ रही है राजेश जी, जिस तरीके से उनके ट्वीट और इंस्टाग्राम देख रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं कि अभी योगेश भाई ने कहा कि ये जो अंदर की लड़ाई है, और ये वो वैसी लड़ाई नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है, और एक माँ बेटे का के बीच का जो मसला है। तो उसमें हमारा ये कहना था कि आज आप कुछ भी कह लें, लेकिन उसको आपने ट्वीट क्यों कर दिया? अगर अंदर की लड़ाई थी तो अंदर ही रहने देना था। प्रॉब्लम ये थी कि वो ट्वीट हो गया, वो अब चूंकि वो पब्लिक में आ गई है, अब हम ये नहीं कह सकते कि वो अंदर की लड़ाई है, वो पब्लिक में आ गई है। और योगेश भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही है, वो राजनीति पे है, वो किसी कांग्रेस या बीजेपी पे नहीं है, कि राजनीति में सब कुछ अच्छा नहीं होता है। राजनीति में खींचतान होती है, लोग टांग खींचते हैं एक दूसरे की, और ये जो भीतरघात और जो तीर और खंजर, ये सब चीजें राजनीति में होती ही हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए, आपके ही डिबेट था, शायद आपका ही वाला था, आपके में हमने उस दिन बताया था जोबट वाले मामले में, उसी दिन आपको कहा था, आज से करीब 15-20 दिन पहले की बात है, कि विशाल रावत बहुत निर्णायक इंसान होगा जोबट के लिए। उस समय शायद कांग्रेस या बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये हम लोगों का अपना खुद का एनालिसिस था, और वो दिख गया आपको। सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद जैसा वहां पे भी वही सेम चीज हुई है, माधव सिंह डाबर नाराज हो गए थे, फिर उनके बारे में ये अटकलें उड़ गई कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, फिर उन्हें मजबूरी में कल शाम को अपना स्टेटमेंट देना पड़ा, और वीडियो ऑडियो स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं पार्टी के साथ हूँ। तो ये अभी बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी अच्छा चल रहा है। जैसे सिंधिया जी के आने की वाली कहानी तो अब लेट हो गई है, थोड़ा पुरानी हो गई है, इसलिए वो काफी हद तक खप गए हैं उसमें। लेकिन अब ये जोबट में जो समस्या आएगी वो इसी चीज को लेके आएगी कि अब विशाल रावत को टिकट दिया जाए कि माधव सिंह डाबर जी को। और यहाँ पे जहां तक अपनी खंडवा की बात है, तो भाजपा के पास अभी भी देखिए 3 लोगों के बीच में नाम चल रहा है। हालांकि जैसा लोग बता रहे हैं कि हर्ष चौहान जी का और अरुण यादव जी, इन दोनों ने बहुत जबरदस्त तैयारी करी थी उस चुनाव के लिए। तो अब लेकिन बीजेपी में भी अभी तक डिसीजन कहाँ हुआ है बताइए ना। आज उसमें बीजेपी में तो बीजेपी में तो एक भी डिसीजन नहीं हुआ, अभी पृथ्वीपुर भी नहीं हुआ, रैगांव भी नहीं हुआ, जोबट भी नहीं हुआ, खंडवा भी नहीं हुआ। पृथ्वीपुर हो गया, वहाँ पे तो नामांकन भी भर दिया आज। लेकिन नहीं, कांग्रेस का हुआ है, अभी बीजेपी का नहीं, बीजेपी का पृथ्वीपुर का हो गया है शायद। अभी सनवर जी से पूछे ले रहे, सनवर जी हो गया बीजेपी का कैंडिडेट पृथ्वीपुर का?
जी, वो जैसे होगा तो आपके सामने आएगा। ठीक है राजेश जी शायद थोड़ा सा राजेश जी को थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन कांग्रेस का हो गया। जी जी, तो ऐसे में देखिए बीजेपी के लिए भी उतनी ही कश्मकश है जितनी कांग्रेस के लिए है। लेकिन हाँ, अगर अरुण यादव ने कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया तो कांग्रेस का समीकरण बहुत गड़बड़ा सकता है, ये बात पक्की है। अरुण यादव का जो वहाँ कद है, अरुण यादव की जो वहाँ, लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है योगेश जी से। योगेश जी, ये अभी की बात नहीं है, हम थोड़ा फ्लैशबैक में भी चलें तो जब आपकी सरकार भी थी तब भी अरुण जी ने ऐसा ही एक ट्वीट किया था कि हम इतनी मेहनत ना करते, यदि हमें ऐसा पता होता, हम इतनी मेहनत ना करते, यदि हमें ऐसा आभास होता। आपको शायद याद हो। तो ये धीरे धीरे करके यदि किसी वरिष्ठ नेता को एक मोनोपोली करके एक परिवार का, जैसा आप पार्ट बता रहे हैं, बिल्कुल आप परिवार का पार्ट है वो, लेकिन परिवार में इतनी कंट्रोवर्सी कि एक हताश हो जाए कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवट हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्रदेश का नेतृत्व किया हो, कोई ऐसा नेता जो वास्तव में निर्माण की एक शाख हो कांग्रेस की, और फिर इस तरीके से उसको डैमेज किया जाए, तो फिर कंट्रोल की स्थिति बचती है क्या? नहीं, देखिए ये बात आप सही कह रहे हैं कि मंच पर कहा था अरुण यादव जी ने कि फसल कोई बोए और काट कर और कोई ले जाए। तो इसका अभिप्राय ये नहीं रहा कि उसके बाद से अरुण यादव जी ने फसल बोना ही छोड़ दिया। वो किसान पुत्र है, धरती पुत्र है, उसके बाद भी उनकी बोनी हमेशा चलती रही, कांग्रेस के प्रति चलती रही, कांग्रेस के लिए बीजारोपण किया। आज खंडवा क्षेत्र या निमाड़ क्षेत्र, जैसा कि राजेश जौहरी साहब ने बताया कि ये यदि कहेंगे तो ये इसको पर्यायवाची कहना उपयुक्त होगा। किसान नेता के रूप में, कांग्रेस के नेता के रूप में जो आदरणीय सुभाष यादव जी की विरासत है वो अरुण यादव जी ने, सचिन यादव जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से संभाली है। तो किसान पुत्र तो होता ही है कि बोनी करने के लिए फसल तो कौन काटे कौन ना काटे ये एक अलग बात होती है। लेकिन मैं फिर भी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि जो आज अरुण यादव जी ने ट्वीट किया है, बयान दिया है इंदौर में, अभी 2-3 घंटे पहले बयान दिया है, उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि पार्टी किसी को भी टिकट देगी तो वो जी जान से मेहनत करेंगे और पार्टी को। लेकिन अब अरुण यादव जी का विकल्प खत्म हो गया, यानी कि नहीं, अब मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा अभी अंतिम परिणाम आना बाकी है। आप इस संभावनाओं से इंकार नहीं कर सकते कि ये सब कुछ हो चुका है, ये अंतिम फैसला नहीं है। अभी आपको प्रतीक्षा करना चाहिए, अभी इस बात की प्रतीक्षा करना चाहिए कि अरुण यादव जी लड़ेंगे या अन्य कोई लड़ेगा। अरुण यादव जी ने तो एक अपने आप में स्वीकार करते हुए की थी कि जैसा पार्टी आदेश करे, यदि नहीं चाहती है पार्टी तो मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं है कहीं योगेश जी कि अरुण जी सोच रहे हो कि हम चुनाव लड़ेंगे और ये इंटरनल जो आपका ये द्वंद्व चल रहा है इसमें उनको कहीं नुकसान हो जाए या कहीं निगेटिव परिणाम आए तो पूरा ठीक रहा उन पर फोड़ दिया जाए, तो अब कमलनाथ जी तय कर ले किसको लड़ाना है, बाकी की जिम्मेदारी कमलनाथ जी उठाएंगे। देखिए, कांग्रेस के अंदर जहां तक लड़ाई रहती है वो टिकट की लड़ाई होती है। इसके बाद सब लोग अपने राग द्वेष को भूलकर अंततः पार्टी के लिए लग जाते हैं। तो कांग्रेस में जैसा कि ठीक है ये राजनीति है, राजनीति में मनुष्य का एक मानसिक वो रहता है, द्वंद्व रहता है, कई बातें रहती हैं, स्वभाव होता है, लेकिन अंततः कांग्रेस की एक विशेषता होती है कि वो नाराज हो जाते हैं, अपने बीच में नाराजगी निकाल लें, लेकिन अंततः कांग्रेस के लिए कोई भी समर्पित रहता है। हाँ, और अरुण यादव एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। सनवर जी क्या कहेंगे, कब तक टिकट कर देगी भाजपा? बहुत अच्छा सवाल है महेंद्र जी, और राजेश जी ने भी यही सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक टिकट नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो आप देख रहे होंगे, पिछले दिनों आपने दिखाया कार्यालय पर भी लोगों को बुलाया गया और कार्यालय पर लोग आए भी और तमाम लोग से रायशुमारी, उनसे फीडबैक लेने का काम हुआ। उसके बाद सिर्फ नेतृत्व हमारा तय करता है। कुछ नामों को तय करने के बाद संसदीय बोर्ड जो भाजपा का है वो टिकट को तय करता है कौन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। 8 तारीख 8 तारीख के पहले निश्चित रूप से प्रत्याशी तय होंगे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल चुनाव लड़ता है। कमल का फूल जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन से प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है वो 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में रहता है और गांव गरीब किसान की सेवा के नाम पर वो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताता है। यहाँ सवाल अरुण यादव जी का है। अरुण यादव जी को ये आशंका हो गई, इनकी जो इंटरनल गुटबाजी है, जो कमलनाथ जी और दिग्विजय जी का रोल है, जिस प्रकार से उन्होंने शुभकामनाएं देने का काम किया आपके कि एक छोटा सा सवाल, कहीं भाजपा को अरुण यादव का इंतजार तो नहीं?
मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात। तो अरुण यादव जी को जब पॉलिटिक्स पकड़ लिया कि में मुझे पहले तो टिकट लेने देंगे और अगर टिकट मिला तो ये गुटबाजी करते हुए सब मुझे हारने के लिए न जाएंगे, और इसी कारण से उन्होंने गुटबाजी को हारते हुए नमस्ते करने का काम किया है, इन्हें आईना खाने का काम किया है। और जो आप और हम बोलते आए हैं कांग्रेस में गुटबाजी आ गई है, कांग्रेस का नेतृत्व सोता रहता है, कांग्रेस का नेतृत्व इन समस्याओं की देखता तक नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व एक साल तक भोपाल आता नहीं है। तो हम ये बात कहते आए हैं, ये यादव जी ने सिद्ध कर दी। ठीक, ये हालात कांग्रेस के हैं। यानी कि ये माना जाएगा कि जल्दी भाजपा जो है टिकट कर देगी, जैसा आपने बताया। अब 8 को नामांकन होना तो जल्दी कहा जाएगा उसको, अब 6 को कर दे, 7 को कर दे, वो तो अलग बात है। राजेश जी, अब आपने सुन लिया कि किशन जी ने बिल्कुल बीच की बात, सदी हुई बात कही कि पार्टी नेतृत्व तय करेगी और जल्दी हो जाएंगे। 8 को नामांकन की अंतिम डेट है और जल्दी हो जाएगी। फिलहाल आप तीनों मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत शुक्रिया सनवर जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका।